स्वागत है सुरता साहित्य की धरोहर में। आज हम सुन रहे हैं सत्यधर बांधे ईमान की 7 लघुकथाएं, जिनमें जीवन के कई रूप, कई सच्चाइयां और कई भाव छिपे हैं। आइए सुनते हैं पहली कहानी। मौत का डर। जब जीवन की राह भटक जाती है तो कभी कभी मौत ही उसे सीधा कर देती है। पेश है पहली कहानी, मौत का डर। समारू के घर में आज बहुत चहल पहल थी। उसकी दादी का आज बरसी का कार्यक्रम था। समारू आज सुबह से जमीन पर लेटा पड़ा था। समारू की माँ चिल्ला रही थी, न जाने कहां से रोज सुबह सुबह ही पी लेता है, आज तो कम से कम नहीं पीना था। घर में इतना बड़ा कार्यक्रम है, सभी मेहमान आएंगे और ये महाशय सुबह से पीकर आ गया है। ये सब इसके नलायक दोस्तों की कारस्तानी है। समारू की माँ चिल्लाती हुई घर के कामों में व्यस्त हो गई। समारू वैसे ही नशे में धुत औंधे मुहर जमीन पर लेटा रहा। मेहमानों के आने जाने और घर के कार्यक्रम से उसे कोई सरोकार न था। शाम होते होते जब समारू का नशा कम हुआ तो घनिष्ठ रिश्तेदारों से ही शराब के लिए पैसे मांगने लगा। समारू शराब का इस तरह आदी हो गया था कि उसे परिवार समाज में लोकलाज का कोई भय नहीं था। समारू के लिए यह रोजमर्रा की बात थी। घर से लड़ झगड़ कर रुपए लेता और दिन भर नशे में धुत रहता। इस दशगात्र कार्यक्रम के लगभग 6 माह बाद पता चला कि समारू ने शराब पीना पूरी तरह से छोड़ दिया है। यह कोई चमत्कार नहीं अपितु मौत का डर था। समारू एक दिन अपने 2 दोस्तों के साथ शराब पीने गया था। खूब शराब पीने के बाद तीनों एक सुनसान जगह पर गिर गए थे। चोट तो ज्यादा नहीं लगी थी, मगर नशे में होने के कारण वो तीनों उठ नहीं सके और भरी दोपहरी में ऐसे ही गिरे पड़े रहे। शराब के नशे और गर्मी में गला सूखने के कारण समारू के 2 दोस्तों की मौत हो गई थी। समारू को जब होश आया तो अपने दोस्तों को मरा देखकर बदहवास हो गया। आज भी उस घटना को याद कर समारू पीला पड़ जाता है। हर चीज की कीमत पैसे से नहीं, अनुभव से तय होती है। सुनिए दूसरी कहानी, कीमत। सुबह सुबह ही 9 साल की दीपा माँ से कहने लगी, माँ भूख लगी है। माँ बोली, ए लो 10 रुपए, जाओ दुकान से ब्रेड ले आना, मैं चाय बना रही हूँ, फिर चाय ब्रेड खा लेना। सुबह का समय था, ज्यादा भूख नहीं थी, इसलिए दीपा ने सिर्फ 2 ब्रेड खाकर शेष बचे ब्रेड को वहीं पर रखे मेज पर रख दिया। चाय ब्रेड खाकर दीपा खेलने चली गई और माँ अपने घरेलू कामों में व्यस्त हो गई। दीपा के पिताजी कारखाने में काम करते हैं, जो 2 साल पहले ही गांव से काम की तलाश में शहर आकर यहीं एक छोटा सा मकान किराए में लेकर रहने लगे थे। दीपा के पिताजी का कारखाने में यह नाइट शिफ्ट वाला सप्ताह था, इसलिए वे सुबह 10 बजे घर पहुंचे तो देखा मेज पर रखे ब्रेड पर बहुत सारी छोटी छोटी चींटियों घुस गई है और ढेर सारी चींटियों का लाइन लगा हुआ है। पिताजी यह देखते ही बहुत क्रोधित हो गए और जोर जोर से दीपा को पुकारने लगे। आवाज सुनकर दीपा भागी भागी आई और बोली, क्या हुआ? पिताजी गुस्से में बोले, खाना नहीं था तो ब्रेड को लाकर इधर उधर क्यों फेंकती हो? अब तुम ही इस चींटी वाले ब्रेड को खाना। इतना सुनते ही दीपा की माँ भी आ गई और बोलने लगी, छोड़ो न, आप भी क्या 10 रुपए के ब्रेड के लिए बच्ची को इतना डांटते हो? इतना सुनते ही दीपा के पिताजी बोले, सवाल 10 रुपए का नहीं है, इस तरह से खाने पीने की चीजों का खराब होना मुझे बहुत अखरता है। तुम लोग कभी भूखे नहीं रहे हो न, इसलिए इसकी कीमत नहीं जानते हो। आज संपूर्ण तालाबंदी में भूखे पेट पैदल शहर से गांव जाते हुए दीपा को पिताजी की वो सारी बातें याद आ रही थी। क्या सचमुच उस ब्रेड की कीमत सिर्फ 10 रुपए होती है? कभी कभी मेहनत का पूरा फल मिलने के ठीक पहले किस्मत करवट बदल देती है। तीसरी कहानी, अनहोनी। श्यामू एक छोटा किसान था। गांव में उसके पास लगभग 5 एकड़ जमीन थी जिसमें वह धान की खेती करता था। खेती की सिंचाई का कोई साधन नहीं था। खेती पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित थी।
इसलिए फसल उतना अच्छा नहीं हो पाता था। इस वर्ष फसल कटाई के बाद श्यामू ने सोचा कि खेत की खुदाई कर खेत को गहरा और समतल बना दूं ताकि खेत में पानी चारों तरफ बराबर फैल सके। खेत की खुदाई से निकली मिट्टी को श्यामू ने मेड़ के चारों तरफ बराबर फैला दिया था ताकि उसमें भी कुछ बो सके। बरसात का मौसम आया। इस बार अच्छी बारिश हुई। खेतों में श्यामू ने धान व मेड़ में तिल बोए। नई मिट्टी होने के कारण तिल बहुत अच्छे से उगा। ऐसा लग रहा था कि इस बार तिल की पैदावार बहुत अच्छी होगी। उम्मीद के मुताबिक ही तिल की फसल पककर तैयार हो गया। जो भी तिल की फसल को देखता श्यामू से यही कहता, इस बार तो खूब सारी तिल होगी, एक आध बोरी हमें भी देना। लोगों की बातें सुनकर श्यामू सभी से यही कहता, भाई फसल तो घर पहुंच जाने दो। आखिरकार वो दिन आ गया जब तिल की कटाई कर खलिहान में सुखाकर तिल को झड़ा कर इकट्ठा किए जाने लगा। जो भी लोग श्यामू को खलिहान में तिल इकट्ठा करते देखता पास आकर यही कहता, सारा तिल कोचिए को मत बेच देना, एक आध बोरी हमें भी देना। श्यामू सबसे यही कहता, हाँ भाई घर ले जाने दो, फिर ले जाना। श्यामू सारे तिल को झड़ाकर इकट्ठा कर लिया। लगभग 20 बोरी जितना तिल रहा होगा। अब तिल को बोरी में भरकर घर ले जाना था। तिल को बोरी में भरने के लिए श्यामू बोरी लाने लगा। तभी देखता है कि अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बवंडर उठने लगा। श्यामू कुछ कर पाता इससे पहले ही तेज बवंडर आया और सारे तिल को उड़ा ले गया। श्यामू बुत बना हाथ में बोरी लिए देखता रहा। गलती हर इंसान से होती है, पर इंसानियत वही है जो अपनी भूल को पहचान ले। चौथी कहानी, पॉकेटमार। श्यामू 4 भाइयों में दूसरे नंबर का था। पढ़ाई में कमजोर व फिल्में देखने का बड़ा शौकीन था। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद दूध बेचने का काम करने लगा। रोज सुबह दूध लेकर शहर जाता और शाम रात तक दूध बेचकर वापस आता था। सप्ताह में शुक्रवार का दिन दूध का हिसाब करने का दिन होता था। वह इस दिन दूध का हिसाब कर होटल वालों से रुपए ले लेता था। आज ही के दिन शहर के सिनेमा घरों में नई फिल्म भी लगती थी। श्यामू रुपए लेकर कोई नई फिल्म देखता और देर रात तक घर पहुंचता था। आज फिर शुक्रवार का दिन था। श्यामू होटल से दूध के 4000 रुपए लेकर सिनेमा देखने चले गया। सिनेमा घर में सलमान खान की नई फिल्म लगी थी, इसलिए बहुत भीड़ था। श्यामू भीड़ में धक्का मुक्की लगाते हुए टिकट के लिए लाइन में लग गया। इस समय उसे जरा भी ध्यान नहीं रहा कि उसके पॉकेट में 4000 रुपए भी है। वह टिकट लिया और मजे से फिल्म देखता रहा। जैसे ही फिल्म खत्म हुई और सिनेमा घर से बाहर निकला तो उसका ध्यान पॉकेट पर गया। पॉकेट में हाथ फेरकर देखता है तो पॉकेट कट चुकी है और रुपए गायब है। श्यामू की हालत ऐसी कि काटो तो खून नहीं। वह सर पकड़कर अपने दूध डब्बे बंधे साइकिल के पास बैठ गया। रात बहुत हो चुकी थी और खाली हाथ घर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा था। बड़े भैया पूछेंगे रुपए कहाँ है तो क्या जवाब देगा। यही सोचते सोचते कब रात से सुबह हो गई पता ही नहीं चला। श्यामू के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। वह सोचने लगा मैं भी किसी का पॉकेट मारकर रुपए लेकर ही घर जाऊंगा। यही सोचकर वह एक निजी अस्पताल के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी देखता है कि एक बुजुर्ग दंपति छोटी सी थैली में रुपए लेकर अस्पताल की आ रहे थे। श्यामू को यह मौका अच्छा लगा। वह इधर उधर देखते हुए बुजुर्ग दंपति से जा टकराया और मौका पाकर रुपए उठाकर गायब हो गया। रुपए लिए हुए श्यामू के हाथ पांव कांपने लगे। उसे लगने लगा कि उसने किसी की पॉकेट नहीं अपितु जान मार दिया हो। वह कुछ दूर जाकर रुक गया और सोचने लगा मेरे तो सिर्फ 4000 रुपए चोरी हुए हैं। उस बुजुर्ग दंपति के न जाने कौन अपना बीमार है। श्यामू की अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगी। यह पॉकेट मारी तेरे बस की बात नहीं है, जा उसे रुपए लौटा आ। आखिरकार श्यामू ने अपने अंतरात्मा की बात सुनी और बुजुर्ग दंपति से क्षमा मांगते हुए उसके रुपए लौटा दिए। कभी किसी ने कहा था नमक सिर्फ स्वाद नहीं
जीवन का एहसास है। पेश है पांचवी कहानी, नमक। आजकल टीवी चैनल वाले शहरों से निकलकर समाचार की तलाश में दूर जंगलों में पहुंचने लगे हैं। आज टीवी चालू किया तो देखा, एक चैनल में बस्तर के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की जीवन दशा दिखाया जा रहा था। वहां एक परिवार के लोग सिर्फ नमक चाट कर चावल खा रहे थे। समाचार देखकर मन पसीज कर रह गया। क्या आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नमक के साथ चावल खाकर अपने दिन गुजार रहे हैं? यह समाचार खत्म हुआ ही था कि एक नया समाचार आने लगा। कुछ जमाखोरों ने यह अफवाह फैला दिया था कि शहर में नमक की भारी किल्लत हो गई है। इस अफवाह का लोगों पर ऐसा असर हुआ कि लोग अधिक से अधिक नमक लेकर घर पर जमा करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि सभी किराना दुकानों से नमक खत्म हो गई और वास्तविक जरूरतमंदों को कहीं भी नमक नहीं मिल रहा था। मन यह मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि जहां कई लोग सिर्फ नमक के सहारे चावल खाकर जिंदगी बिता रहे हो, वहां नमक का भी जमाखोरी व कालाबाजारी हो सकता है। प्रशासन का शुक्र है कि समय रहते हुए जमाखोरों पर कड़ी कार्यवाही कर अफवाह को दूर किया। आज नमक के थोड़े से दाम भले ही बढ़ गए हैं, मगर सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। कपड़ों से नहीं, कर्मों से तय होती है इंसान की हैसियत। सुनिए छठी कहानी, हैसियत। यह बात लगभग 50 साल पुरानी है। मेरे दादाजी को किसी काम से पड़ोस के गांव के मुखिया जी के यहाँ जाना था। उस जमाने में मेरे दादाजी भी अपने गांव के मुखिया थे। आने जाने का कुछ साधन नहीं होने के कारण उस समय सभी लोग पैदल ही आसपास के गांव में आया जाया करते थे। पड़ोस के गांव जाते वक्त दादाजी ने अपने साथ गांव के ही लखन दाऊ को भी ले गए। पड़ोस के गांव पहुंचे के बाद थोड़ी देर तक मुखिया जी के साथ इधर उधर की बातें होती रही। इतने देर में खाने का भी समय हो गया था। पैदल चलने के कारण लखन दाऊ के कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे और मुखिया जी लखन दाऊ को पूर्व से पहचानते भी नहीं थे। दादाजी, लखन दाऊ और मुखिया जी खाना खाने के लिए बैठे। दादाजी और मुखिया को गर्म खाना परोसा गया तथा लखन दाऊ को कोई मजदूर समझकर रात का बचा हुआ चावल की बासी को परोसा गया। लखन दाऊ बिना कुछ बोले बासी को खाने लगे। यह देखकर दादाजी भी कुछ नहीं बोल पाए। थोड़ी देर बाद दादाजी और लखन दाऊ वापस अपने गांव आ गए। कुछ दिनों बाद एक बार फिर दादाजी को उसी मुखिया जी के पास जाना था। साथ चलने के लिए दादाजी ने लखन दाऊ को बुलावा भेजा। इस बार लखन दाऊ रेशमी धोती कुर्ता, अपने सोने के कड़े व चैन को पहनकर आया। मुखिया जी से थोड़ी देर बात करने के बाद तीनों खाना खाने के लिए बैठे। इस बार लखन दाऊ के लिए भी गर्म खाना परोसा गया। गर्म खाने को देखकर लखन दाऊ ने अपने सारे आभूषण उतारकर खाने में रख दिया और गहनों से कहने लगा, लो खाओ, यह गर्म खाना तुम्हारे लिए आया है। एक महामारी ने हमें सिखाया, दूर रहकर भी दिलों का रिश्ता जिंदा रह सकता है। आखिरी कहानी, कोरोना। सोहन खिड़की से झांक रहा था कि उसे बाहर एक मोर दिखाई दिया। पास से देखने के लिए घर से बाहर निकला तो देखता है इकबाल पहले से वहां खड़ा मोर को देख रहा है। इकबाल को देखकर सोहन बोला, कितना अच्छा मौसम हो गया है न, अब तो मोर भी आने लगे हैं। इतना सुन इकबाल बोला, हाँ यार, मौसम तो अच्छा हो गया है, लेकिन बाकी चीजें खराब हो रही है। परसों हमारे पड़ोसी भाईजान की शादी थी और मुझे शादी में जाने नहीं दिया गया। कल रहीम चाचा गुजर गए, उनके भी जनाजे में नहीं जाने दिया गया। कल ही हमारे मोहल्ले वालों ने डॉक्टरों की टीम पर पत्थर बरसा दिए। मुझे जो नर्स दीदी पढ़ाती थी, उसे भी मकान मालिक ने अस्पताल में काम करते हो करके घर से बाहर निकाल दिया। अब तो मैं अब्बू के साथ सब्जी बेचने जाता हूँ तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं और सब्जी भी नहीं खरीदते। मेरे दोस्त रामू और श्यामू के घर में 2 दिनों से कुछ भी खाने को नहीं था,
तो उनके पिताजी किराया कहाँ से देते। वे लोग 2 दिन तक भूखे रहने के बाद पैदल ही अपने गांव जा रहे थे। अभी रेलगाड़ी नहीं चल रही है, यही सोच के रेल की पटरी में पैदल चल रहे थे। रात में थककर रेल की ही पटरी में आराम कर रहे थे कि रेलगाड़ी 16 लोगों को काटते हुए गुजर गई। अब्बू बता रहे थे कि पूरे देश में ऐसे ही लाखों लोग बिना खाए पिए ही पैदल अपने गांव जा रहे हैं। वहां भी उन्हें बिना सुविधा के 14 दिनों तक एक सेंटर में रखा जाता है, जहां लोगों की मौत भी हो रही है। इस कोरोना ने तो जीना ही मुहाल कर दिया है। इकबाल और सोहन बातें कर ही रहे थे कि सोहन के पिताजी ने आवाज लगाई, सोहन इधर आओ। सोहन दौड़कर आया तो पिताजी उसे डांटते हुए बोले, तुझे कितनी बार समझाया हूँ इकबाल से मत मिलाकर करके, तुझे मालूम है न इकबाल के अब्बू 2 साल पहले मरकज में चौकीदारी किया करते थे। आपने सुनी सत्यधर बांधे ईमान की 7 लघुकथाएं। हर कहानी एक एहसास, एक आईना। शायद आपका भी, किसी न किसी श्रोता का। अगर ये कहानियां आपके मन को छू गई हों, तो सुरता साहित्य की धरोहर को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े साहित्य के इस सजीव सफर में। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी एक नए साहित्यिक रचना के साथ। तब तक नमस्कार।